बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर वालिद अपने बच्चों के नाम कोई चीज़ गिफ्ट कर देता है तो क्या वो रिवोक हो सकता है, वो गिफ्ट ख़त्म हो सकता है, या वालिद उसको उसकी तनसीख या कैंसिलेशन करवा सकता है कि नहीं? ये बहुत अहम प्रपोजिशन है, बहुत अहम सवाल है। इसमें सिंपल है कि अगर वालिद अपने बच्चों के नाम कोई भी, वो नाबालिगान हो या मेजर बच्चे हों, उनके नाम कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है तो बाद अज़ां वो गिफ्ट वो रिवोक नहीं कर सकता, वो वापस नहीं कर सकता गिफ्ट। अब इसमें कुछ सूरतें हैं। सबसे पहले देखना होगा कि गिफ्ट किस सूरत में वापस होता है और किस सूरत में वापस नहीं होता। तो गिफ्ट की तकमील के लिए बेसिकली जो कन्फ्यूजन यहाँ पाई जाती है, वो कन्फ्यूजन ये है कि जब तक एक लॉ है कि जब तक गिफ्ट के लिए गिफ्ट की तकमील, हिब्बे की तकमील या तोहफ़े की तकमील उस वक्त होती है जिस वक्त वो तमाम का तमाम उसका कब्ज़ा जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाता है महबूब अलैह को। जब तक उसका कब्ज़ा नहीं दिया जाता उस वक्त तक गिफ्ट की तकमील नहीं होती। अब सवाल ये आता है कि अगर वालिद अपने बच्चों के नाम कोई प्रॉपर्टी कराता है और उसका कब्ज़ा उनको नहीं देता तो क्या उस सूरत में भी ये इसकी तकमील नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वालिद या खामद या सगे बहन भाई होते हैं जो को शेयरर्स होते हैं, उनमें से हर एक का कब्ज़ा उसी में शामिल होता है कि वालिद का कब्ज़ा बच्चों का ही कब्ज़ा शुमार होगा, हस्बैंड का कब्ज़ा वाइफ का ही कब्ज़ा शुमार होगा। अब ये बहुत अहम केसेस हैं जिनमें से ये अहम केस जो डिस्कस हुए, अभी लेटेस्ट जो जजमेंट है वो PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 395 पे है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बयान की गई जिसमें अहम इशू ये किया गया कि क्या वालिद अपने बच्चों के नाम गिफ्ट कर दे तो वो तनसीख हो सकता है, तो इसमें कहा गया कि ऐसा नहीं हो सकता। और इसी में आगे डिफ़ाइन किया गया कि किस सूरत में वो तनसीख हो सकती है और किस सूरत में तनसीख इसकी नहीं हो सकती। अब इसमें इस्लामिक लॉ ओरल गिफ्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा बताया गया और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को इसमें डिस्कस किया गया बड़ा ब्रीफली। ये मैं रिकमेंड करूँगा तमाम दोस्त इसको ज़रूर पढ़ें। अब इसमें इस्लामिक लॉ के मुताबिक देखें, दो कैटेगरीज़ हैं वैसे भी प्रॉपर्टी की, मूवेबल और इमूवेबल। इस्लामिक लॉ जो है वो उसमें प्रॉपर्टीज़ की इन कैटेगरीज़ को नहीं वो अप्रिशिएट करता। वो कहता है जी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। अब इसी में जो एसेंशियल प्री रिक्विजिट है गिफ्ट के लिए, उसमें कहा गया कि उसमें पोजेशन का डिलीवर होना ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी एक्सक्लूड किया गया कि बच्चों या बीवी का पोजेशन जो है वो बाप का ही पोजेशन समझा जाएगा। अब इसमें बहुत अहम चीज़ें मोहम्मदन लॉ के हवाले से डिस्कस की गई। मोहम्मदन लॉ के हवाले से यहाँ पे कुछ इसका बताया गया, बयान किया गया कि किस सूरत में, कुछ सूरतें ऐसी बताई गई हैं कि किन किन सूरतों में जो है वो हिब्बा रिवोक नहीं हो सकता, गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता। उसमें जो सूरतें बताई गई उसमें जो मोहम्मदन लॉ का पेज 264 और 265 है, उसमें बयान किया गया है कि क्या क्या सूरतें हैं जो इर्रिवोकेबल हैं, जिनको एक दफ़ा अगर वो करा दें, हिब्बा हो जाए तो वो तनसीख नहीं हो सकता। उसमें सबसे पहला जो कैटेगरी उसमें बयान की गई कि वो ऐसी हो जैसे कि खामद अपनी बीवी के नाम पे हिब्बा कर देता है या बीवी खामद के नाम पे हिब्बा कर देती है, तो ये हिब्बा रिवोक नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं रिवोक हो सकता कि इसमें बेसिक वो रिक्वायरमेंट जो पोजेशन वाली होती है, वो दोनों में से किसी एक का भी पोजेशन हो तो वो दूसरे का पोजेशन ही समझा जाएगा। उसके बाद दूसरा ये कहा गया कि अगर जो हिब्बा करने वाला है, गिफ्ट देने वाला है, उसने अपनी ज़िंदगी में इस हिब्बे को चैलेंज ना किया हो गया हो और वो मर गया हो, उसके मरने के बाद भी उसके वारसान उस हिब्बे को चैलेंज नहीं कर सकते। इसी तरह जो अहम चीज़ है कि जिस चीज़ का गिफ्ट दिया गया था वो सब्जेक्ट मैटर, वो प्रॉपर्टी ही तबाह हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, वो डिमोलिश हो जाए, वो यानी उसमें वो डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी तरह, उसके बाद उस हिब्बे की कैंसिलेशन में नहीं जाया जा सकता। उसके बाद अगर हिब्बाई किया गया हो लेकिन उसमें कंसिडरेशन कोई बदल ली गई हो, उसमें कोई रकम उसके एवज़ ले ली गई हो, उसकी कोई एक्सचेंज हो, लेकिन रजिस्ट्री या डॉक्यूमेंट हिब्बे का तैयार किया गया हो, अगर ये प्रूफ हो जाए कि उसने इसका बदल ले लिया किया था, तब भी ये हिब्बा रिवोक नहीं हो सकता। एक और अहम सूरत इसमें यह है कि बेशक अमूमन ये होता है कि हम लोग हिब्बा करते हैं, लेकिन हिब्बा करते हुए वो सेल की मद में उसे ले आते हैं। अगर हिब्बा सेल की मद में भी किया गया हो, बेशक हो उसका जो दो बातें, एक डी फैक्टो और एक होता है डी जोरे। डी फैक्टो वो होती है जो हकीकत में क्या था, इसमें फैक्ट्स क्या थे, और डी जोरे कानून के मुताबिक है।
होता ये है कि बाज़-औक़ात हम हिब्बा करते हैं, लेकिन वो हिब्बा उसको सेल लिखवा दिया जाता है। वो एक आम कॉन्सेप्ट है कि सेल कर दी जाए तो वो टूट नहीं सकती। अब उसमें अगर सेल कर दिया गया, उस डॉक्यूमेंट सेल का तैयार हुआ, बेशक वो हिब्बा भी हो, वो सेल की मद में आएगा तो वो भी रिवोकेबल नहीं होगा, चाहे वो साबित भी हो जाए कि ये हिब्बा नहीं था। अब उसके बाद जो अहम इसका है, इसी तरह सदका दिया जाता है, हिब्बा बेशक दी जाए, लेकिन वो सदका के तौर पे, खैरात के तौर पे, या उसको इस तरह किसी रिलीजियस एस्पिरेशन की वजह से अगर दिया जाए, तो उस स्पिरिचुअल रिलेशन की वजह से गिफ्ट किया जाए, तो वो भी नहीं हो सकता। जैसे किसी मस्जिद के नाम पे वो गिफ्ट कर देता है, अब वो मस्जिद के नाम पे आ गया तो बाद में वो इस गिफ्ट को वहाँ से ये रिवोक नहीं कर सकता। इसी में एक अहम चीज़ ये है कि अपने क्लोज रिलेटिव्स में जो प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आते, वहाँ पे भी हो जाए। और जहाँ पे ये बयान है कि व्हेन अ गिफ्ट इज मेड टू अ पर्सन हु इज क्लोजली रिलेटेड बाय दैट, इफ द पार्टीज डिफर्ड इन सेक्स, अ मैरिज बिटवीन होम वुड बी अनलॉफुल। यानी ऐसा जहाँ पे आपका प्रोहिबिटेड डिग्री में आता है, जिसके साथ शादी अनलॉफुल होती है, तो ऐसे गिफ्ट को भी, उनको भी जो गिफ्ट क्लोज रिलेटिव में कर दिया जाता है, वो गिफ्ट नहीं हो सकते, वो रिवोक नहीं हो सकते गिफ्ट। इसी तरह एक अहम इसमें और पहलू है कि अगर उस प्रॉपर्टी जो गिफ्ट कर दी गई हो, बाद में उसकी वैल्यू किसी भी वजह से इंक्रीज़ कर दी जाए। सपोज़ जब प्रॉपर्टी दी गई थी, उसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपया, लेकिन 5, 6, 7 साल के बाद उसकी 1 करोड़ हो गई। अब उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज़ कर हो जाएगी, वो चाहे किसी भी वजह से हो, उसकी रीज़न कोई भी हो, फिर भी वो हिब्बा रिवोक नहीं हो सकता। ये कुछ चीज़ें ऐसी शराइत हैं, अगर ये ना पाई जाएँ, ये माइनस हो उसमें से, तो उस सूरत में हिब्बा किसी भी सूरत में रिवोक हो सकता है। अब इसमें जो बेसिक जजमेंट है वो पीएलडी 1991 सुप्रीम कोर्ट 466 है, जिसमें ये प्रिंसिपल सेट किया गया कि अगर फादर अपने नाबालगान को या हस्बैंड अपने वाइफ को कोई गिफ्ट कर दे, तो वो गिफ्ट किसी सूरत में भी रिवोक नहीं हो सकता। इसमें एक और जजमेंट है पीएलडी 2010 सुप्रीम कोर्ट 569 है। ये जजमेंट है, इस जजमेंट में भी ये हुआ, ये बेसिकली हुआ ये था कि इसमें उसने कहा जी कि मैंने ये प्रॉपर्टी मेरी थी, ये बेनामी के तौर पे चैलेंज की गई थी। हस्बैंड ने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने अपनी वाइफ के, अपने नाबालगान के और वाइफ के नाम पे कराई थी और इसका सारी पेमेंट मैंने की थी। अब इसमें देखें, याद किया रखें, जब भी कोई ऐसी प्रपोजिशन हमें कोर्ट में आती है और कोर्ट हमें कहता है जी आपकी तो ये अगेंस्ट है इस जजमेंट के, तो ब्लाइंडली ट्रस्ट ना किया करें। आप उस जजमेंट को लें और जजमेंट को ले के पढ़ लें। सपोज मैंने एक बेनामी का केस किया, बेनामी का केस फादर की तरफ से बच्चों का था। अब देखें, अगर फादर ने ये गिफ्ट किया होता तो फिर बात अलग थी। गिफ्ट और बेनामी में फ़र्क है। अब इसमें बेनामी में आप अगर मुलाहिज़ा फरमाएंगे, तो ये केस था, मैंने बेनामी का केस किया हुआ था। फादर ने कहा जी 2005 में मैंने ये प्रॉपर्टी अपने बच्चों को बेनामी के तौर पे ट्रांसफ़र करवाई थी। तो ऑनरेबल जो कोर्ट थी, उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आ गया। उन्होंने कहा जी आपकी ये तो, पहले तो ऑब्जेक्शन उनका ये आया कि आपकी जो अमेंडमेंट है 2017 की, उनको हिट करता है। वो मैंने बताया कि हमारी प्रॉपर्टी क्योंकि 2005 में परचेज़ की गई थी, इसलिए ये उसमें नहीं आती। 2017 के बाद अगर कोई होगी तो उसको 2017 की अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। हमारी प्रॉपर्टी क्योंकि 2017 से पहले की परचेज्ड है, उस वक्त हमने बेनामी कराई थी, तो वो इसको हिट नहीं करेगा। अब इसमें अहम हुआ कि इसमें जब ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये गिफ्ट है, तो मैंने उन्हें पीएलडी 2010 सुप्रीम कोर्ट 569 को मैंने जब पढ़ा, तो पढ़ के मुझे ये पता चला कि बेसिकली उसमें तो गिफ्ट किया गया था। उसमें जो मोटिव था वो भी प्रूव नहीं हो सकता। उसमें उस केस में ये था कि वो ट्रांज़ैक्शन का, मैं केस की थोड़ी-सी हिस्ट्री बता देता हूँ। उस केस में बेसिकली पीएलडी 2010 सुप्रीम कोर्ट 569 में ये हुआ कि हस्बैंड ने ये कहा कि ये प्रॉपर्टी मैंने अपनी बीवी को बेनामी के तौर पे जमा कराई थी, इस प्रॉपर्टी की सारी पेमेंट मैंने दी थी। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान एविडेंस में बीवी ने ये प्रूव कर दिया कि बेसिकली दोनों सऊदी अरब में काम करते थे। हस्बैंड ने भी कहा मैं और मेरी वाइफ सऊदी अरब में काम करते थे, लेकिन हस्बैंड अपने कोई भी मुलाजमत का कोई सबूत पेश नहीं कर सका, ना ही इनकम का सोर्स पेश कर सका। जबकि वाइफ ने वो सारा सोर्स बता दिया कि इसके, मेरे हस्बैंड के अकाउंट में जो पैसे, बेशक पैसे यहाँ पाकिस्तान में इसने पे किए
किए थे, लेकिन वो पैसे मैंने पे किए हुए थे। अब उसके बाद ये हुआ कि इनके आपस में रिलेशंस चेंज हो गए किसी भी वजह से। अब रिलेशंस चेंज हो गए तो फिर इसने आगे चैलेंज कर दिया ये बेनामी का। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि क्योंकि बाप अपने बच्चों पे को ये गिफ्ट कर चुका है, तो बाप अपने बच्चों को दिए गए गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकता। तो इसमें मैंने जब देखा तो इसमें वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ गया कि बेसिकली ये तो गिफ्ट का केस था। वो गिफ्ट किया हुआ था और गिफ्ट करने के बाद उसने कहा कि बतौर बेनामी कराया, जबकि हमारा केस इससे मुख्तलिफ था। इसी में अगर आप मुलाहिज़ा करेंगे पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट 395, तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरह की प्रपोज़िशन है। उसमें जो था 1952 में ये गिफ्ट की गई थी प्रॉपर्टी, और उसमें 1970 में उनके फादर ने रिवोक कर दी थी। अब उसके बाद जब वो रिवोक की तो ये पता चला कि क्योंकि उसने अपने माइनर्स को किया, फिर ये वो सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया गया, जो अल्टीमेटली ये डिसाइड इसमें कोर्ट ने किया कि अगर बाप ने अपने बच्चों को गिफ्ट कर दी है प्रॉपर्टी तो वो वापस नहीं करेंगे। और इसी में ये हेल्ड हुआ कि बाप का जो पोजेशन है वही बच्चों का पोजेशन होगा। तो इसको कंक्लूड करने के लिए मैं सिंपली दो तीन चीज़ों के हवाले से मैं असिस्ट करना चाहूँगा। वो यही है कि फादर अगर अपने बच्चों को कोई भी प्रॉपर्टी, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने बहन भाइयों को अगर गिफ्ट कर देता है तो वो सिर्फ इस वजह से वो रिवोक नहीं करवा सकता कि उसमें अगर वो क्लेम लें कि इसमें पोजेशन मेरे पास है। फादर का ही पोजेशन बहन भाइयों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, और बच्चों का पोजेशन फादर का पोजेशन या फादर का पोजेशन बच्चों का ही पोजेशन होगा। उसमें मैंने एक्सेप्शंस बयान कर दी कि अगर ये सूरतें नहीं पाई जाती तो उसके बाद रिवोक हो सकता है। लेकिन बाप अगर एक दफ़ा अपने बच्चों को कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे तो वो वापस नहीं ले सकता, उसका गिफ्ट जो होगा वो रिवोकेबल नहीं होगा। थैंक यू।